नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताज़ा अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज दत्त और आज मैं आपके लिए ले आया हूं इस हफ्ते की सभी ताज़ा अपडेट्स जो कि आपके किसी भी एग्जाम में आकर आपको एक प्रश्न के रूप में आकर आपके सामने एक समस्या बन सकती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके जितने भी इस हफ्ते के ताज़ा अपडेट्स हैं, जो टॉप न्यूज़ हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा और ध्यान से देखिए इस वीडियो को और एंड तक देखिए। तो इस हफ्ते की जो सबसे टॉप न्यूज़ है वो ये है कि दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि कोरोना और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, मतलब ये जो दीपावली का जो त्यौहार आ रहा है, इस त्यौहार में सीजन के जो बढ़ते कोरोना के जो मामले हैं और प्रदूषण के स्तर जो बढ़ रहा है बार बार दिल्ली का, इसके मद्देनज़र राजधानी में किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है दिल्ली सरकार ने। और ये प्रतिबंध जो है ये 7 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2020 तक रहेगा। ठीक है, 30 नवंबर के बाद भी आप सभी पटाखे नहीं जला सकते, केवल ग्रीन पटाखे आप जला सकते हैं। ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है, लेकिन वो भी 30 नवंबर के बाद। तो 7 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक आप 30 नवंबर 2020 तक आप किसी भी तरह का कोई पटाखे नहीं जला सकते अगर आप दिल्ली में हैं तो। ठीक है, इस पर प्रतिबंध है। अगर आप ऐसा करते हैं और पकड़े जाते हैं तो इस पर कार्रवाई हो सकती है। दूसरी जो टॉप न्यूज़ है दोस्तों वो ये है कि व्हाट्सएप पे जो है वो लॉन्च हो गया है भारत में। जैसे कि गूगल पे और भीम और इस तरह के जितने भी हमारे पास पेटीएम जो पहले से ही मनी ट्रांजेक्शन के लिए जो हमारे पास पहले से बहुत सारे ऐप यहाँ पर मौजूद थे, इसी तरह व्हाट्सएप भी जो है अपना एक व्हाट्सएप पे एक ऐप ले आया है। ठीक है, और भारत में फ़िलहाल इसके जो है व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूज़र हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा मतलब 2 करोड़ लोगों के लिए व्हाट्सएप पेमेंट ऑप्शन मौजूद रहेगा। सबके लिए नहीं है, बस कुछ लोगों के लिए, मतलब लगभग 2 करोड़ लोगों के लिए है ये। और इस समय पर मतलब पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, किसी तरह के बहुत सारे जो हैं डिजिटल भुगतान के बाज़ार में बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी जो व्हाट्सएप पे है दोस्तों, ये भारत में 2 साल से लगभग बीटा टेस्टिंग में चल रही है और NPCI जो है इसके मुताबिक व्हाट्सएप अपने UPI यूजर बेस को मतलब चरणबद्ध तरीके से बढ़ा सकता है। शुरुआत में सिर्फ 2 करोड़ लोगों के लिए इसको रखा गया, लेकिन अगर ये कामयाब रहा तो इसको आगे भी लगभग जो 40 करोड़ यूजर व्हाट्सएप के इंडिया में हैं उन तक भी इसको पहुंचाने की कोशिश व्हाट्सएप कंपनी करेगी। अब व्हाट्सएप पे है क्या? व्हाट्सएप पे जो है वो एक UPI बेस्ड सर्विस है और इसकी मदद से यूजर्स जो है चैटिंग बॉक्स में ही अपने फ़ोटो की तरह पैसे भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे सर्विस जो है भारत की 10 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है और यूजर्स जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। ये फीचर जो है वो एंड्रॉयड और iOS जो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे जो है आपको उपलब्ध रहेगा। आप किसी भी जो भी आपका फ़ोन है, दोनों ही तरीक़ों से आप जो है व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तीसरी जो टॉप न्यूज़ है दोस्तों वो ये है कि चाइना ने जो है भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। और चाइनीज़ दूतावास ने कहा है कि कोरोना वायरस जो है ये महामारी जो फैली है विश्व में, इसके कारण चीन को ये कदम उठाना पड़ रहा है। और चीन ने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए जो वैध वीज़ा धारक हैं और जो आवासीय परमिट वाले भारतीय नागरिक हैं उनको अस्थायी तौर पर प्रवेश नहीं देने का निर्णय ले लिया है। हालांकि इससे जो है चीन, राजनयिक, सेवा और जो C वीज़ा वाले विदेशी हैं भारतीय नागरिक हैं उन पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के नागरिकों पर ही ये जो है प्रवेश की जो है रोक लगाई है चाइना ने। उनमें इसके अलावा भारत के अलावा और भी देश हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, बेल्जियम और फिलीपींस। इन देशों के नागरिकों को भी चाइना में प्रवेश पर अभी बैन लगा रखा है। ठीक है, उनको भी आने की वहाँ पर मनाही है। इसी बीच जो है भारतीय विदेश मंत्रालय जो है उसने कहा है कि चीनी दूतावास के द्वारा ये जो घोषणा की गई है ये जो है एक अस्थायी उपाय है। चाइना को एक स्थायी उपाय की जो है तलाश करनी चाहिए, स्थायी उपाय की ओर इनको बढ़ना चाहिए। चाइना ही नहीं है ऐसा देश अकेला जो किसी अन्य देश के नागरिकों को अपने यहाँ पर आने की मनाही कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जो इस ऐसे कदम की घोषणा पहले कर चुके हैं कोरोना महामारी को मद्देनज़र रखते हुए। इस हफ्ते की टॉप न्यूज़ में से एक हरियाणा से एक न्यूज़ आई है और वो ये है कि हरियाणा में जो अब प्राइवेट नौकरियां होंगी उनमें स्थानीय लोगों को, मतलब हरियाणा के जो लोग होंगे या जहां पर वो जॉब है उस स्थान के आसपास के जो लोग होंगे उनको 75% आरक्षण मिलेगा। ये प्राइवेट जॉब्स के लिए नियम आया है। ठीक है, अब इस बिल में हरियाणा की लगभग 50,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को जो है 75% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अब ये जो प्रावधान किया गया है ये एक चुनावी वादा था। ठीक है, कौन सी पार्टी का? जननायक जनता पार्टी का। ये कौन सी पार्टी है? ये अभी बीजेपी के साथ गठबंधन में वहाँ पर है। ठीक है, अभी यह बिल आया है, इसके बाद इसको राज्यपाल से मंजूरी मिलेगी और उसके बाद ये विधेयक जो है वो कानून बन जाएगा। तो अब वहाँ पर 75% आरक्षण मिलेगा स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में।
अब ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने जब ये वादा किया था तो इसके बाद जेजेपी लंबे वक्त से इस मुद्दे को लगातार उठा रही थी और गठबंधन के लिए ये बात ज़रूरी है कि आप जिस सरकार के साथ गठबंधन में सरकार बना रहे हैं, जिस अन्य पार्टी के साथ, तो उनकी बातों को भी आपको मानना होता है ताकि अगली बार भी कोई ऐसी स्थिति हो तो आप उनके साथ गठबंधन बना सकें, दोबारा से अपनी सरकार बना सकें। तो अब हरियाणा सरकार ने इस फैसले को मंजूरी देते हुए आरक्षण का रास्ता जो है फिलहाल वहाँ पर साफ कर दिया है। अब ये प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात है, सरकारी नौकरी में जो आरक्षण थे वो अलग हैं ही। इस हफ्ते की ताज़ा अपडेट्स में से एक अपडेट है पन्ना टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, जिसको यूनेस्को से एक बायोस्फीयर रिजर्व का जो है दर्जा मिल गया है। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का 12वां बाघ अभयारण्य है और बाघों के मुख्य अभयारण्य होने के साथ साथ यहाँ पर मगरमच्छ और अन्य जीवों की संख्या भी अच्छी खासी है। ठीक है, वहाँ पर अच्छी संख्या में ये जीव भी वहाँ पर हैं। अभी जो टाइगर रिजर्व है ये है कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश के उत्तर में पन्ना और छतरपुर ज़िलों में फैला हुआ है और विंध्य रेंज में स्थित है वहाँ पर ये। और साल 1981 में पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर यहाँ पर की गई थी। और यूनेस्को क्या है? ठीक है, यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ये जो है एक संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। इसका कार्य क्या है? शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो इस यूनेस्को के द्वारा जो है टाइगर रिजर्व को यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है। बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट्स पर। तो भारतीय वायुसेना जो है, फ्रांस से जो हमारे पास राफेल विमान आ रहे थे उसमें और हमें 3 विमान मिले हैं। राफेल विमानों का जो है दूसरा जत्था जो है वो फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यहाँ पर बिना रुके कहीं पर भी 4 नवंबर 2020 की रात को रात लगभग 8:15 बजे तक यहाँ पर पहुँच गया था, भारत आ गया था। इससे पहले 5 राफेल विमानों की जो पहला बेड़ा था 5 राफेल विमानों का, वो 28 जुलाई को भारत पहुँचा था और 10 सितंबर 2020 को भारतीय वायुसेना में इनको शामिल भी कर दिया गया था। अब ये जो 3 विमान और आए हैं, इन तीनों विमानों की लैंडिंग के साथ ही भारत में राफेल विमान, लड़ाकू विमानों की संख्या जो है वो 8 हो गई है। अब इसके बाद अगली जो खेप आएगी राफेल विमानों की वो आएगी अगले साल अप्रैल तक और कुल 21 राफेल जो है उस टाइम पे यहाँ आएंगे। तो अगले साल अप्रैल तक कुल 21 राफेल लड़ाकू विमान और फ्रांस से भारत को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या 8 हो गई है, 21 फिर मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल हमें 36 राफेल लड़ाकू विमान वहाँ से लेने हैं। 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा हुआ है और 21 राफेल विमानों की डिलीवरी के साथ ही भारतीय वायुसेना की जो मारक क्षमता है उसमें अभूतपूर्व इजाफा हो जाएगा। ये बात ये सोचने वाली बात नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब 5 राफेल लड़ाकू विमानों के साथ हम इतना ताकतवर होके हम चाइना के साथ जो है फ्रंट ऑफ पे खड़े हैं, हम युद्ध के लिए तत्पर हैं। यदि किसी भी तरह का कोई घटना ऐसे होती है तो ज़मीन से रिलेटेड हमारे, लेकिन अब जब हमारे पास 21 राफेल विमान आ जाएंगे और 8 तो हैं ही, तो हमारी भारतीय वायुसेना जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और उसके बाद फिर अगले साल जो है हमारे पास 28 के बाद जो पूरे 36 विमान हमारे पास आने हैं वो भी धीरे धीरे उनकी संख्या भी पूरी हो जाएगी। एक और ख़ास खबर जो है वो न्यूजीलैंड से है और न्यूजीलैंड में पहली भारतीय मूल की जो मंत्री हैं वो एक बनी हैं, उनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं इस टाइम पे जेसिंडा अर्डर्न, तो इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया है, जिनमें से एक जो है भारतीय मूल की हैं और उनका नाम प्रियंका राधाकृष्णन है। 2 सप्ताह पहले जो जेसिंडा अर्डर्न की पार्टी ने देश के आम चुनाव में ज़बरदस्त जीत हासिल की थी और वे पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में जगह पाई है। अब प्रियंका राधाकृष्णन कौन है? इनका जन्म चेन्नई में हुआ था, लेकिन उनका परिवार केरल के परावूर से है। ठीक है, प्रियंका ने स्कूल की पढ़ाई सिंगापुर से की थी और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो न्यूजीलैंड चली गई थी। वे सितंबर 2017 में लेबर पार्टी से पहली बार सांसद चुनी गई थी और साल 2019 में एथनिक कम्युनिटी मंत्री की संसदीय निजी सचिव भी उनको बनाया गया था। अब बात करते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट से एक बहुत नामी खिलाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास ले लिया है और आईपीएल में भी अभी नहीं खेलेंगे। तो लगभग सभी प्रारूपों से T20 टेस्ट और जो वनडे 3 प्रारूप होते हैं क्रिकेट के, इन सभी से उन्होंने जो है संन्यास ले लिया है और अब आईपीएल भी वो नहीं खेलेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले से ही मतलब संन्यास ले चुके थे वो, लेकिन कई देशों में फ्रेंचाइजी क्रिकेट वो खेल रहे थे और आईपीएल के इस सत्र में जो है 11 मैचों में सिर्फ वो 299 रन ही बना पाए थे, जो भी आईपीएल चल रहा है इंडिया में। तो शेन वॉटसन जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले संन्यास ले चुके हैं। शेन वॉटसन जो है ऑस्ट्रेलिया के सबसे शानदार ऑलराउंडर में से एक रहे हैं।
साल 2008 में वॉटसन ने राजस्थान रॉयल्स को अपना पहला खिताब जीतने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और शेन वॉटसन जो है वो IPL 2020 में कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाए थे और 11 मैचों में 29.90 की औसत से उन्होंने 299 रन ही बना पाए थे वो इस बार, और इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक भी जमाए थे। उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 121.05 तक रहा था। तो उन्होंने जो है अब संन्यास ले लिया है। तो एक महान बल्लेबाज ने जो है अब क्रिकेट के इस रूप से संन्यास ले लिया है। अब मैदान पर आपको शेन वॉटसन नहीं दिखेंगे। अगली खबर जो है वो भारत पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ है और ये भी एक ख़ास खबर है। भारत ने जो है गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के लिए पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है। जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से में बदलाव लाने के पाकिस्तान के किसी भी प्रयास को भारत जो है वो दृढ़ता से खारिज करता है और पड़ोसी देश से मतलब पाकिस्तान से तत्काल ही उस इलाके को खाली करने को यहाँ पर इन्होंने कहा है। अब गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित है और अत्यधिक ऊंचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है। अब ये क्षेत्र जो है वो जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था, किंतु साल 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना का आक्रमण हुआ और उसके बाद से यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है। मतलब इसको हम POK कहते हैं, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं और अब ये उनके कब्जे में है। ये हमें वापस भी लेना है उनसे। तो उस क्षेत्र में कुछ बदलाव पाकिस्तान करने जा रहा था, लेकिन उसको भारत ने पूरी तरह से खारिज किया है और कहा है कि आप ये बदलाव वहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि ये भारत का अहम हिस्सा है। भारत लगातार जो है अपने डिफेंस सिस्टम को बढ़ाते जा रहा है और इसी से एक खबर है और वो ये है कि सुखोई विमान से जो है भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। तो मीडिया रिपोर्ट्स ने जो भी खबरें दिखाई है उनके अनुसार सुखोई 30 जो विमान है हमारा, उस विमान ने हवा में ही ईंधन भरते हुए बंगाल की खाड़ी का सफ़र तय किया और विमान ने सुबह लगभग 9 बजे उड़ान भरी और इसने लगभग दोपहर 1:30 बजे अपने लक्ष्य पर मिसाइल दाग दी। अपनी उड़ान के दौरान युद्धक विमान ने मतलब इस सुखोई 30 विमान ने 3500 किलोमीटर की दूरी भी तय की। खास बात यह है कि सुखोई MKI 30 विमान ने करीब 3 घंटे की उड़ान के बाद ये मिसाइल दागी और मिसाइल दागे जाने से पहले आकाश में ही जंगी जहाज़ में ईंधन भरा गया। हाल ही के दिनों में यह ब्रह्मोस मिसाइल का इस तरह का दूसरा परीक्षण है। और इस हफ्ते की जो सबसे टॉप न्यूज़ है वो ये है कि अमेरिका में लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप की हार हो गई है और राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडन ने उनको हराया है। और साथ ही पहली बार वहाँ पर एक बदलाव और हुआ है, वो ये है कि उपराष्ट्रपति के तौर पर वहाँ पहली बार एक महिला को चुना गया है और वो भारतीय मूल की है। उनका नाम है कमला हैरिस। तो दोस्तों हर हफ्ते इसी तरह की ताज़ा अपडेट्स पाते रहने के लिए और हर ताज़ा अपडेट से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको शिक्षा से संबंधित जो भी बदलाव या जो भी जॉब्स आती हैं उन सब की अपडेट भी यहाँ पर दी जाती है। तो इन सभी जानकारियों को यदि आप पाना चाहते हैं जल्द से जल्द तो जुड़े रहिए हमसे और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।